हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। इससे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने ये भी बोला था साथ में कि अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई तो आगे वाले जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो आपको बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं हुई, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो इसका मतलब आपको आगे की चीज़ें भी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है कि जितना भी जो भी स्प्लिटिंग पढ़ी है, ठीक है, जो भी विभाजन हमने पढ़ा है उसका हर एक टॉपिक के अंदर जितनी भी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगी। विभाजन ऊर्जा डेल के मान द्वारा ही संक्रमण आयनों के रंग, चुंबकीय गुण, मैंने बताया कि जितने भी प्रॉपर्टी होंगी, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ठीक है, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अभिक्रिया की क्रियाविधि की रिएक्शंस ऑफ प्रोसेस आदि गुणों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि धातु आयन तथा लिगेंडों के बीच जितना अधिक आकर्षण होगा वे उतना ही निकट आएंगे और लिगेंडों द्वारा धातु डी कक्षकों पर अधिक प्रतिकर्षण लगने के कारण डेल का मान उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग कब होती है, जब तक कि मेटल अकेला है, जब तक कि धातु अकेला है, तो पाँचों के पाँचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और अगर उनकी एनर्जी सेम रहेगी तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, डीजेनरेसी, या फिर हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगेंड पास आता है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका विभाजन शुरू हो जाता है। कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, वो डी कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है कि कुछ डी कक्षक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ हाई एनर्जी के हो जाते हैं और कुछ लो एनर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ लिगेंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। लिगेंड्स टू टाइप्स के होते हैं। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, और दूसरा होता है वीक लिगेंड्स। अब जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो स्प्लिटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स। ठीक है, अब जैसे स्प्लिटिंग होती है, मैंने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया था। तो ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी तो मतलब T2G को से रिप्रेजेंट किया था हमने, इसको EG से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इनके बीच की जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको हमने किससे डिनोट किया था, डेल O से डिनोट किया था। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये कहता है कि जैसे ही मेटल के पास और लिगेंड, मैंने बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है मेटल और लिगेंड के बीच? कि अगर मेटल अकेली है और मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसका मतलब जो लिगेंड है वो अट्रैक्शन शो करेगा, किसके साथ, मेटल के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मेटल लिगेंड्स जो हैं वो मेटल के नज़दीक आते हैं, वो जैसे ही जितना जल्दी आएंगे, मतलब उनके बीच जितना आकर्षण अधिक होगा वो उतना ही मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स को बहुत ज़्यादा रिपल्सन फोर्स से रिपेल करेंगे और उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अगर ऐसा होता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल O की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर वीक लिगेंड की अगर मैं बात करूँ तो वीक लिगेंड बेचारा पहले से ही, नाम से ही पता चल रहा है कैसा है, वीक है, वो बेचारा पहले से ही मरा हुआ है। तो लिगेंड क्या करेगा, मेटल के पास आने में टाइम लगाएगा, और मेटल के पास अगर आने में टाइम लगाता है इसका मतलब उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो उनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, जो रिपल्सन फोर्स मिलेगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो भी बहुत ही कम लगेगा। ठीक है,
एक ऐसी चीज़ एग्जाम्पल सोच के देखो कि जैसे हमने किसी बॉल को बहुत तेज़ी से टकराया है दीवार के साथ, ठीक है। आप बॉल को जितना तेज़ी से टकराओगे, जितना तेज़ी से फेंकोगे, और दीवार उतनी ही तेज़ी से वापस आती है दीवार के साथ टकरा कर। क्लियर है ये पॉइंट कि आपने बॉल को जितनी तेज़ी से फेंका वो दीवार के साथ उतनी ही तेज़ी से टकरा कर वापस आता है, और जितनी धीरे फेंकोगे तो वो उतनी ही धीरे वापस टकरा कर आता है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है कि बॉल क्या है, लिगेंड, और दीवार क्या है, मेटल। तो लिगेंड जितनी तेज़ी से मेटल के पास आएगा, मेटल के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड को उतनी ही तेज़ी से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ही प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच के लिए डेल की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और डेल क्या है यहाँ पर, CFSE। और ये सबसे पहले पॉइंट में बता दिया कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल की जितनी भी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और वीक लिगेंड के केस में क्या होगा कि वीक लिगेंड के केस में बेचारा लिगेंड पहले से मरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे चलकर मेटल के पास आ रहा है, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इतनी ही धीरे से लिगेंड को रिपेल करेंगे। और अगर जितनी धीरे से रिपेल करेंगे तो इसका मतलब उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। तो यहाँ पर जब अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही क्या होगी, कम होती है, ठीक है। ये चीज़ें शायद मैं आपको सेकेंड ईयर में भी बता के आ चुकी हूँ, लेकिन फिर से अब एक सीरियल वाइज मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को सुनते चलोगे, ठीक है। अभी तक इस पॉइंट में यही क्लियर किया है कि एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बता दिया है कि जितनी जल्दी मेटल लिगेंड मेटल के पास आता है उनके बीच अट्रैक्शन इसका मतलब उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि लिगेंड मेटल के पास जितनी जल्दी आएगा इसका मतलब उनके बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा है, और आकर्षण जितना ज़्यादा है तो उतना ही मेटल के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड को बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उनके बीच डेल ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और वो किसका केस होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होगा, ठीक है। और अगर वीक लिगेंड है तो बेचारा लिगेंड पहले से ही मरा हुआ है, वो धीरे धीरे से मेटल के पास जाएगा, और अगर धीरे धीरे से मेटल के पास जाएगा इसका मतलब मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है वो इतने ही धीरे से लिगेंड को रिपेल करेंगे, तो उनके बीच की डेल ओ की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ठीक है। ये डिफरेंस हमें शो करना है कि जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बना रहे हो ना तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच ऐसे दिखाओगे, ठीक है। और अगर आप वीक लिगेंड के केस में दिखा रहे हो तो कुछ इस तरीके से दिखा दोगे। क्लियर है, ये आपको शो करने हैं ये पॉइंट कि इनके बीच डेल ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इनके बीच डेल ओ की वैल्यू बहुत कम है। ये किसका केस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस, और ये किसका केस है, वीक लिगेंड का केस। इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हमने किससे डिनोट किया है, डेल ओ से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। क्लियर है। अब देखो उसका फर्स्ट फैक्टर है धातु आयन पर आवेश। एक ही धातु की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आयन यदि एक से लिगेंडों द्वारा समान समन्वय संख्या वाले संकुल बनाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने की दिशा में विभाजन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज ऑन मेटल आयन कि जितना ज़्यादा मेटल पर आवेश होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, कि जितना ज़्यादा किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज होगा, कि जितने ज़्यादा धातु के ऊपर आवेश होगा उतनी ही उसकी विभाजन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि धातु आयन पर आवेश बढ़ने से वह लिगेंडों को अधिक बल से आकर्षित करेगा, और अधिक बल से आकर्षित करेगा तो इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर वो अधिक बल से आकर्षित करेगा क्योंकि उसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे एक के पास तो M+1 हो, ठीक है, और दूसरे के पास M+3 हो, तो इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है और इसके पास चार्ज बहुत कम है। मतलब ये तो केवल एक ही लिगेंड को अपने पास बुलाना चाह रहा है, ये 3 लिगेंड को अपने पास बुलाना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा, फटाफट से लिगेंडों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ये फटाफट से लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इसके बीच में जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अट्रैक्शन ज़्यादा इसका मतलब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ये पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ कि लिगेंड और मेटल के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उतनी ही तेज़ी से जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड को रिपेल करेंगे उतनी ही तेज़ी से। ठीक है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल भी उतना ही अधिक लगेगा, और प्रतिकर्षण बल अगर अधिक लगता है उनके बीच डेल ओ की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो ये सीधा सीधा पॉइंट आप नोट कर लेना कि चार्ज ऑन मेटल आयन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ CFSE, कि जितनी ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों होगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के जलयोजित द्विसंयोजकीय आयनों के लिए डेल का मान लगभग 7500 से 12000 सेंटीमीटर इनवर्स है, कि जलयोजित मतलब दो आयन्स मेटल आयन के साथ दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, और कौन जुड़े हुए हैं? वाटर। द्विसंयोजकीय मतलब M+2 है और उसके साथ कौन जुड़ गया? दो वाटर। तो सिंपल अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनता है? MH2O का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके लिए जो लिगेंड के लिए जो CFSE की वैल्यू है वो क्या बता रहा है? 7500 से 12000 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो त्रिसंयोजकीय आयनों के लिए बढ़कर कितनी हो जाती है? 13500 से 21000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब +2 है, क्योंकि वाटर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ही न्यूट्रल है, और वाटर अगर न्यूट्रल है इसका मतलब इस मेटल के ऊपर चार्ज कितना है? +2। और अगर यहाँ पर 3MH2O का होल थ्राइस जुड़ा हुआ है तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का लिगेंड है वो कैसा है? बिल्कुल ही न्यूट्रल है। ठीक है, +2 के लिए सबसे कम होगी, फिर +3 के लिए, फिर +4 के लिए, फिर +5 के लिए। तो हमें एक एग्जाम्पल बस यही याद रखना है। आप ये चीज़ें यहाँ से लिखोगे कि सबसे पहले धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने की दिशा में विभाजन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि धातु आयन पर आवेश बढ़ने से वह लिगेंडों को अधिक बल से आकर्षित करता है। फॉर एग्जांपल FeH2O का होल 6 पॉजिटिव के लिए डेल का मान कितना होता है? 10400 सेंटीमीटर इनवर्स, तथा FeH2O का होल 3 पॉजिटिव के लिए कितना होता है? 13600। इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब CFSE की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर, वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति, की एक वर्ग में ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन क्या है? एक संक्रमण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के लिए डेल का मान बढ़ता है। 3D श्रृंखला से 4D श्रृंखला की ये वृद्धि सामान्यतः 40 to 50% की। जब हम वर्ग में नीचे आते हैं, और वर्ग सबसे पहला वर्ग हमारा कौन सा है? स्कैंडियम, यट्रीबियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये कहता है कि CFSE की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, और CFSE की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्यों होती है? तो ये कहता है 3D से 4D श्रृंखला के लिए जब जाते हैं, मतलब हम कहाँ से कहाँ आए? स्कैंडियम से कहाँ पर आए? यट्रेबियम के लिए आए। तो यह जो चेंजमेंट होता है, यह जो इंक्रीमेंट होता है वो 40 to 50% होता है, तथा 4D से 5D के लिए यह केवल 20 to 30% पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको सेकेंड ईयर में जब परमाणविक त्रिज्या के बारे में बताया था, एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई के बारे में बताया था, तो उससे पता चलता है कि इनकी जो रेडियाई में जो डिफरेंस आता है वो इसमें कुछ ही आता है। ठीक है, इस कारण संभवतः निम्न संक्रमण श्रृंखला से उच्चतर श्रृंखला में जाने पर डी कक्षक अपने नाभिक से दूर हटते चले जाते हैं। इस कारण डेल के मान में इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि देखो 3D श्रृंखला है, अगर आप इसका एटॉमिक डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? कि सबसे पहले क्या बनता है? ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस, फिर उसके बाद 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d। अब इसके बाद जब 4d जाओगे तो ये तो बात हो गई हमारी 3d की, फिर उसके बाद 4s, 4p एंड 4d, और फिर एक आ जाता है 4f भी बीच में, तो ये हो गया आपका 4d। तो ये कहता है कि जैसे जैसे हम श्रृंखला बढ़ते जाते हैं, डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, तो ये 3d है, फिर 4d है, फिर 5d है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, जैसे ही नाभिक से दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब 3D के बीच जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 4D से फिर सबसे कम किस में हो गया? 5D में। तो ये कहता है कि ये जो इंक्रीमेंट है ये भी धीरे धीरे, कि मैंने बताया कि अभी पीछे वाले में कि जितना ज़्यादा आकर्षण होगा, इसका मतलब इसके लिगेंड है 3D ऑर्बिटल्स को मेटल के D ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स से रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से इनमें जो इंक्रीमेंट लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। लेकिन 4D की न्यूक्लियस से दूरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, और
अगर दूरी ज़्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब इनके बीच जो अट्रैक्शन पावर हो गई वो भी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। और अट्रैक्शन पावर कम हो गई, जो आकर्षण बल है वो कम हो गया, इसका मतलब इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो भी ऑलरेडी क्या हो गया, कम ही हो गया। और अगर ऑलरेडी कम हो गया तो इसका मतलब इनके बीच CFSE की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा, वो और भी कम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही 5D में 5D की तो दूरी और भी बढ़ गई, तो इनके बीच अट्रैक्शन पावर है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो और भी कम हो गया। आकर्षण बल अगर कम हो गया, अट्रैक्शन पावर अगर कम हो गई, तो इसका मतलब जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो भी बिल्कुल ही कम लगेगा। और रिपल्सन फोर्स अगर कम लगता है तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? कि आगे सबसे पहले तो ये याद रखना कि एक संक्रमण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु के लिए डेल का मान बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, कि कहता है कि 3D से 4D में जाने के लिए वो 40 to 50% होता है, लेकिन 4D से 5D में जाने के लिए वो 20 to 30% होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डी कक्षक है वो नाभिक से दूर हटते चले जाते हैं, उनकी डिस्टेंस और जो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर होती चली जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम एक ही वर्ग के सदस्य हैं, लेकिन ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं में पड़ते हैं। इसके लिए इनका जो कॉम्प्लेक्स है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 ही है, लेकिन इनके लिए सबसे पहले कोबाल्ट आता है, फिर रोडियम आता है और फिर क्या आता है, इरिडियम। ये RB नहीं है भाई, RH कर लेना, इसको ठीक कर लेना, बुक में मिस्टेक दी हुई है। ठीक है, तो कोबाल्ट के लिए कितना है, 23,000, रोडियम के लिए कितना है, 34,000 और इरिडियम के लिए कितना है, 41,000। ठीक है, नेक्स्ट है लिगेंड का आकार और उसकी ध्रुवणशीलता। लिगेंड का आकार छोटा होने से अंतरा लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा तथा लिगेंड धातु के अपेक्षाकृत अधिक निकट आकर उसके डी कक्षकों के लिए परबल क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न कर सकेंगे, जिससे डेल का मान अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि साइज ऑफ लिगेंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। की उदाहरण के लिए हैलोआइन में फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन कैसा है, सबसे प्रबल लिगेंड है और फ्लोरीन के लिए डेल का मान सबसे अधिक होगा। और I नेगेटिव तक जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, ये घटता चला जाता है। ठीक है, साइज में देखते हैं तो साइज में क्या होगा, देखो सबसे पहले जो थर्ड पॉइंट है आपका, साइज ऑफ लिगेंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। तो ये कंपेयर किया है किसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, आकार सबसे कम है। अगर फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम है तो इनके बीच जो अंतरा लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा, मतलब जो फोर्स लगेगा इंटर लिगेंड रिपल्सन फोर्स, वो बिल्कुल ही कम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कम लगेगा तो इसका मतलब जो इसके लिए डेल की वैल्यू जो होगी वो सर्वाधिक होगी। ये अपोजिट हो गया भाई इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो जैसे कोषों की संख्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगर कोषों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब उनसे नाभिक की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है और वो पहले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसको हम आगे कल की वीडियो में फिर शेयर करेंगे। ठीक है।